हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीरीज ऑफ एथिक्स आंसर राइटिंग। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एथिक्स में एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, जो 120 प्लस मार्क्स भी आप ला सकते हो, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा आपका मेंस क्वालिफाई करने में और इवन आपको एक अच्छी रैंक लाने में। एंड एथिक्स जो है वो थोड़ा इजी सब्जेक्ट है, उसमें आप कम एफर्ट्स डाल के अच्छे मार्क्स ला सकते हो। इट्स अ लो हैंगिंग फ्रूट। सो हम देखेंगे किन स्ट्रेटजीज के थ्रू हम इसमें अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट माई सेल्फ, यू कैन रीड इट। सो देखिए, जब मैंने 2022 वाला अटेम्प्ट दिया था तो मेरे 98 मार्क्स आए थे एथिक्स में। और उसके बाद जब मैंने अगला अटेम्प्ट दिया तो तब मेरे 123 मार्क्स आए। तो मैंने थोड़ी आंसर राइटिंग की और कुछ चीज़ें मैंने यूज़ की, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे मैंने ऑलमोस्ट 25 मार्क्स अपने इम्प्रूव कर लिए यहाँ पे। तो हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पास होने चाहिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प नोट्स। सपोज आपने किसी टीचर से पढ़ा तो उसके नोट्स बहुत बड़े होंगे, तो लेकिन आपको उन नोट्स को पढ़ के उनसे अपने थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। उनके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट जो होनी चाहिए वो है डेफिनेशन, वो है एग्जाम्पल, कोट्स और डायग्राम्स। ये सब आपके नोट्स में होना चाहिए, क्योंकि यही जो मेन चीज़ें यही अंतर क्रिएट करती हैं, यही वैल्यू एडिशन की चीज़ें हैं, यही एक नॉर्मल कैंडिडेट में और जिसके 120 प्लस मार्क्स आएंगे उसमें डिफरेंस क्रिएट करेंगी। ठीक है। उसके बाद जो आपका आंसर है उसका स्ट्रक्चर जो है ना, वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको एक अपना स्ट्रक्चर डिसाइड करना है और आपको जो अपना आंसर लिखना है आपको उसी स्ट्रक्चर के अंदर अपना आंसर लिखना है। अगर आपका स्ट्रक्चर एक पुअर स्ट्रक्चर हो गया, अच्छा स्ट्रक्चर नहीं हुआ, फिर आप कितना भी अच्छा कंटेंट लिख दीजिए, वो एग्जामिनर उसको देखेगा नहीं ढंग से, और उसको अच्छा दिखने में अच्छा लगना चाहिए। आपका स्ट्रक्चर दिखने में अगर आपका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है तो फिर आपके वो मार्क्स कम रह सकते हैं। और ये स्ट्रक्चर आप कैसे डेवलप करेंगे, आप देखेंगे कि टॉपर्स क्या लिख रहे हैं, टॉपर्स का स्ट्रक्चर क्या है। आप कई सारे टॉपर कॉपीज देखिए और टॉपर कॉपीज देख के आप अपना स्ट्रक्चर डिसाइड कर लीजिए। और अब आपका स्ट्रक्चर, सपोज आपने कई सारी टॉपर्स कॉपी देखी और आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है ये मेरा एक स्ट्रक्चर है, अब मैं इस स्ट्रक्चर के अंदर ही अपना आंसर लिखूंगा। तो आप क्या कीजिए, कोई भी टेस्ट सीरीज उठाइए और जो आपने जो भी अपना स्ट्रक्चर डेवलप किया है उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए। ठीक है। अब आप आंसर राइटिंग उसमें शुरू करोगे तो हो सकता है शुरू में आपके आंसर उतने अच्छे ना हो, लेकिन आप क्या करिए, जैसे ही आप आंसर लिखें तो फिर दोबारा से देखिए कि टॉपर्स कॉपी को फिर से एक बार चेक करते रहिए और देखते रहिए कि आप जो स्ट्रक्चर लिख रहे हैं क्या वो उनके सिमिलर है। और अगर सिमिलर भी नहीं तो आप उसको और भी इवन बेटर बना सकते हैं, क्योंकि आप तो कई सारे टॉपर्स की कॉपी देखेंगे ना, जब आप बहुत सारों की देखेंगे तो सबकी चीज़ें आप उसमें इनकॉर्पोरेट करते चलिए। और जब आप आंसर राइटिंग करेंगे उसके साथ साथ पैरेलली जो आपके ये जो क्रिस्प नोट्स जो आपने शुरू में बनाए थे टीचर से पढ़ के, ठीक है, अब आप इन क्रिस्प नोट्स में, हो सकता है उसमें एग्जाम्पल अच्छे ना हो, तो आप जब भी आंसर राइटिंग करेंगे तो आप मॉडल आंसर से आप उसमें न्यू एग्जाम्पल डाल लीजिए, कोट्स डाल लीजिए, डायग्राम्स डाल लीजिए। मतलब जितनी भी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उससे जो जो चीज़ें आपको वैल्यू एडिशन मिलता है वो आप अपने इन क्रिस्प नोट्स में डालते रहिए। जैसे कि सपोज आपको किसी टॉपर की कॉपी से बहुत अच्छा डायग्राम मिल गया, तो उस समय तो आपको वो डायग्राम याद रहेगा, लेकिन जब आप फाइनल एग्जाम में जाओगे ना लिखने तो आप भूल जाओगे। तो आपके नोट्स में होना चाहिए वो, ताकि जब एग्जाम के बीच का जो टाइम होता है ना, 2 घंटे, उस समय क्या है, उस समय आदमी ये सब चीज़ें रिवाइज कर लेता है 2 घंटे के अंदर में। और बाकी जो चीज़ें होती है ना वो नॉर्मल पॉइंट्स होते हैं, वो आपको वैसे भी याद रहते हैं और उन पॉइंट्स से मिलते हैं एवरेज मार्क्स। लेकिन सपोज आपने एग्जाम सिर्फ 2 घंटे पहले भी ये सब चीज़ें रिवाइज कर ली, ये 4 चीज़ें ये रिवाइज हो जाती हैं एग्जाम से पहले, तो ये सब चीज़ें रिवाइज करके आपके मार्क्स बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाएंगे। अब देखिए, सबसे मेन, मैं अब आपको इस वीडियो में बताऊंगा, थोड़ी मैं भी आपकी हेल्प करूंगा कि स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले जो आपका स्ट्रक्चर होगा उसमें इंट्रोडक्शन होगा, ये सभी को पता है। अब लेकिन इंट्रोडक्शन के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप इंट्रोडक्शन के साथ साथ इंट्रोडक्शन पे भी एक एग्जाम्पल डाल सकते हैं आप। ठीक है। आप इंट्रोडक्शन पे एक एग्जाम्पल डालिए और उसके नीचे आप डायग्राम भी बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में हो, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा पॉसिबल है जो मैं आपको दिखाऊंगा। अब आपको क्या करना है, आपका जो आंसर है आपको उसको ब्रेक करना है सब पार्ट्स में। सब पार्ट्स कैसे बनेंगे, जो क्वेश्चन में पूछ, जनरली क्या होता है, हमारा 2 पेज में आंसर लिखने होते हैं हमारे, जो एथिक्स के जो नॉर्मल आंसर्स होते हैं केस स्टडी छोड़ के, तो 2 पेज में लिखने होते हैं। तो जनरली हम लोग उसके दो ही सब पार्ट्स बनाते हैं। क्वेश्चन की डिमांड की, जनरली क्वेश्चन की डिमांड ही ऐसी होती है कि उसमें 2 सब पार्ट बनते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है कि
तीन बन गए, कहीं कहीं ऐसा भी होता है एक ही बना, तो उसके लिए भी हमें कैसे हैंडल करना है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अब आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, उसके बाद लिखनी है आपको सब हेडिंग, ठीक है। और सब हेडिंग में ये ध्यान रखिए, इसको बॉक्स में लिखिए प्लीज। अगर आप बॉक्स में नहीं लिखेंगे ना सब हेडिंग, तो क्या होगा, अगर आप बॉक्स में सब हेडिंग लिखेंगे तो वो उतनी देखने में अट्रैक्टिव नहीं लगेगी, है ना। हमें क्या है कि हर क्वेश्चन में आधा एक नंबर थोड़ा ज़्यादा लेके चलना है। अगर हम हर क्वेश्चन में आधा या एक नंबर भी ज़्यादा लेते हैं ना, तो भी हमारे मार्क्स काफ़ी राइज करते हैं। अब देखिए, अब आपने सब हेडिंग, जब आप सब हेडिंग बना लोगे और उसको बॉक्स में डाल लोगे, अब उसके नीचे आपको जब 4-5 पॉइंट्स लिखने हैं अलग अलग डायमेंशन के, या फिर जैसे भी क्वेश्चन में हो उस हिसाब से। अब देखिए, जब आप ये 4-5 पॉइंट, उस समय आपको जितना याद आएगा आप उस हिसाब से पॉइंट्स लिखिए। सपोज आपको 6 याद आ रहे हैं उस समय अच्छे पॉइंट, तो आप 6 भी लिख सकते हैं। अब याद नहीं आ पा रहे, सपोज 4 भी याद नहीं आ पा रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 ही लिख दीजिए जितने आपको याद आ रहे हैं, उसके नीचे बट एग्जाम्पल्स लिखिए, ठीक है। ये फॉर ईच पॉइंट ट्राई टू प्रोवाइड अ गुड एग्जाम्पल। अब हर पॉइंट के नीचे आपको एग्जाम्पल लिखना है, हर पॉइंट कोशिश कीजिए, कहीं नहीं आ रहा वो अलग बात है, लेकिन हर पॉइंट के नीचे आप एक एग्जाम्पल डालेंगे तो वो एक अलग ही आपका इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। और ये मैं आपको आगे बताऊंगा, एग्जाम्पल्स मतलब टॉपर्स की कॉपी में आपको दिखाऊंगा कि कैसे एग्जाम्पल लिखने होते हैं, ठीक। जब आपकी ये 2 डायमेंशन खत्म हो जाएंगी, अगर कहीं कहीं पे सपोज सपोज कीजिए आपके पास एक ही डायमेंशन थी, क्वेश्चन के हिसाब से आप एक ही डायमेंशन बना पा रहे हैं, तो एक डायमेंशन में हो सकता है कि आप छः छः पॉइंट लिखें और एग्जाम्पल्स लिखें, तो आपका पेज थोड़ा खाली भी रह जाए। अगर आपका पेज खाली रह रहा है तो आप ये कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं, या फिर और भी अदर डायग्राम्स हैं जो आप कंक्लूजन से पहले लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब कंक्लूजन में क्या लिखना होता है, कंक्लूजन एक तो होता है जनरल कंक्लूजन लिख दो आप। दूसरा होता है कि आप कंक्लूजन में भी कई सारी ऐसी चीजें डालो, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो मार्क्स, जब कंक्लूजन आपका सबसे लास्ट पार्ट होता है, एग्जामिनर आपको मार्क्स तभी देता है जब वो उसने आपके कंक्लूजन पढ़ लिया हो। तो अगर आपका कंक्लूजन इम्पैक्टफुल है ना, तो आपका समझ लीजिए वहीं पे आधा आधा नंबर बढ़ गया। अब उसमें क्या लिखो, कोट्स लिख दो किसी फेमस पर्सनैलिटी के, किसी थिंकर का नाम लिख दो, उसकी कोई फिलोसफी लिख दो, फिलोसफर्स का नाम लिख दो। ये सब क्या है, ये आपके आंसर में एक बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन है, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ जो है, आप अपने जो भी कीवर्ड्स हैं ना उनको अंडरलाइन करो, एग्जाम्पल्स को अंडरलाइन करो, कोट्स को अंडरलाइन करो, ठीक है। ये सब आपके क्वेश्चन आपको मतलब एक एक्स्ट्रा एज देंगे, क्योंकि जो चीज़ आपकी अंडरलाइन होगी वो एग्जामिनर, सबसे पहले एग्जामिनर का ध्यान उसके ऊपर जाएगा। अब अंडरलाइन करोगे तभी वो पढ़ेगा। हो सकता है आप अंडरलाइन ना करो, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिख के आओ, तो हो सकता है कि एग्जामिनर उस पर ध्यान ना दे या कम ध्यान दे, तो इससे आपको लॉस हो सकता है। मतलब हो सकता है आप अच्छा आंसर लिख के आओ, लेकिन अंडरलाइन वगैरह ना करने की वजह से आपका हर क्वेश्चन में आधा आधा नंबर कम हो जाए। अब आधा आधा नंबर यदि आपका 20 क्वेश्चन में कम हो गए, तो आपके तो 10 नंबर कम हो गए ना, और 10 नंबर एक मतलब काफ़ी बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्शन में हमें क्या करना है। अब सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन सिंपल आपके सिलेबस का ही टॉपिक आ गया, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है, या इमोशनल इंटेलिजेंस, जो हमारे कीवर्ड्स दिए हुए हैं। तो आपने जो नोट्स बनाए हैं उसमें तो आपने डेफिनेशनें लिखी है ना सबकी, तो जैसे ही इसका क्वेश्चन आए आपको कुछ नहीं करना, जो आपने डेफिनेशन रट रखी है, ठीक है। मैं रटना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप नोट्स कई बार पढ़ेंगे तो आपको रट ही जाएंगी, और आपको रट रट के लिखोगे तो तुरंत जल्दी से लिख दोगे। एथिक्स में टाइम बहुत कम रहता है, बिना रटे खुद से बनाओगे तो अच्छी डेफिनेशन भी नहीं बनेगी, और टाइम भी ज़्यादा लेगी, और पेपर छूटने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो रट लो डेफिनेशन तो, ठीक है। और रटने के बाद इसमें आप तुरंत वहाँ पे डेफिनेशन नंबर प्रोड्यूस कर दो। उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसके बाद एक एग्जाम्पल लिख दो वैल्यू एडिशन के लिए, या फिर एग्जाम्पल के साथ आप एक डायग्राम भी बना सकते हो, या दोनों में से कोई एक चीज़ कर दो जो आपको उस समय आप रिकॉल कर पा रहे हो, और या फिर जैसा आपने उस समय नोट्स में डाल रखा हो। जो हमारे जो नोट्स होंगे ना, वो बैकग्राउंड में हमें नोट्स ही इस तरीके से तैयार करने हैं कि उसके अंदर हमारी ये सब चीज़ें रहें इनकॉर्पोरेट, ठीक है। अब देखिए, ये इस साल के टॉपर का मैंने उठाया है क्वेश्चन, इन्होंने कैसे लिखा है, इनका इंट्रोडक्शन समझने की कोशिश करते हैं एक बार। अब क्वेश्चन है, द ऑनगोइंग डिबेट ऑन यूथनेशिया पॉसेस सेवरल एथिकल क्वेश्चंस डिस्कस, ठीक है। अब देखिए यूथनेशिया के ऊपर क्वेश्चन है, तो इन्होंने डायरेक्ट क्या किया, यूथनेशिया की डेफिनेशन लिख दी। यूथनेशिया इज द राइट ऑफ अ पर्सन टू चूज टू डाई वॉलेंटरीली, ठीक है। सीधा डेफिनेशन लिख दी, इनको याद होगी, या ये ऐसा है कि आप बना भी सकते हो अगर आपको याद नहीं है तो, ठीक है। आपने डेफिनेशन लिख दी सीधा इसकी। उसके तुरंत बाद इन्होंने क्या किया, एक एग्जाम्पल दे दिया, देखो, रिसेंट केस ऑफ वुमेन स्टॉपिंग हर फ्रेंड फ्रॉम ट्रैवलिंग अब्रॉड फॉर यूथनेशिया रिवाइव द डिबेट, ठीक है। तुरंत डेफिनेशन लिखी, तुरंत उसके नीचे एग्जाम्पल दे दिया।
अब अगला मैं आपको दिखाता हूँ इन्हीं की कॉपी से, ये इस साल के टॉपर हैं। तो इन्हीं देखिए अगला क्वेश्चन है, डू यू एग्री with the view that it is nature and not nurture which determines the emotional intelligence of a person। ठीक है, अब ये इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर क्वेश्चन है, और इमोशनल इंटेलिजेंस जो है हमारे सिलेबस का ही है, पार्ट है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। तो आपने इन्होंने देखो तुरंत इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन लिख दी। इमोशनल इंटेलिजेंस रिफर्स टू एबिलिटी टू यूज एंड अंडरस्टैंड इमोशंस ऑफ सेल्फ एज वेल एज अदर्स फॉर लार्जर गुड। ठीक है, तुरंत इन्होंने डेफिनेशन लिख दी, और उसके नीचे देखिए डायग्राम बना दिया इन्होंने। ये काफ़ी कॉमन है, डेनियल गोलमैन है, उन्होंने कंपोनेंट्स बताए ईआई के। तो इन्होंने तुरंत एक डायग्राम बनाया कि कंपोनेंट्स ऑफ ईआई, और इसके जो भी पार्ट्स हैं वो लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एग्जाम्पल नहीं है, इन्होंने सीधा इस पे ही सीधा डायग्राम बना दिया। अगर आप एग्जाम्पल हो तो आप इस ऊपर भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन इन्होंने डायग्राम भी बना दिया, आप दोनों चीज़ें भी कर सकते हो। अब देखिए ये एक अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कॉर्पोरेट एथिक्स के ऊपर। फॉर इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू टेक प्लेस इन कमिंग ईयर्स, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू इंटीग्रेट द ईएसजी एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस मैट्रिक्स विद अ मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, व्हाट बेनिफिट्स कैन बी एक्रूड बाय सच इंटीग्रेशन। ठीक है, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर एक क्वेश्चन है। तो इन्होंने देखिए स्टार्ट किया कॉर्पोरेट एथिक्स। ठीक है, तो इन्होंने कॉर्पोरेट एथिक्स आर गवर्न बाय वैल्यूज ऑफ 3 P's, पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, इन्होंने एक छोटी सी डेफिनेशन दे दी, डेफिनेशन भी नहीं कहूँगा इसको, मतलब एक इन्होंने थोड़ा सा समझा दिया कि कॉर्पोरेट एथिक्स क्या होता है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने जैसे ही इसको समझाया, इन्होंने तुरंत एक डायग्राम बना दिया। ये हो सकता था, ये मतलब डायग्राम बनाने की नीड क्यों है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे लिख तो इन्होंने ऊपर भी दिया 3 P's, पीपल, प्लेनेट, प्रॉफिटेबिलिटी, यहाँ भी लिख दिया। लेकिन जब ये आपने डायग्राम में बनाया, ये पीपल, ये वाला डायग्राम देखिए, ये इन्होंने जब डायग्राम बनाया पीपल, प्लेनेट, प्रॉफिट, अब तीनों का जो इंटीग्रेशन है इन्होंने दिखा दिया कॉर्पोरेट एथिक्स। तो इसका बेनिफिट क्या है, ये एग्जामिनर जब पढ़ेगा ना, जैसी क्वेश्चन देखेगा तो सबसे पहले उसको ये डायग्राम दिख जाएगा। तो आपका थोड़ा एज यहीं से बन गया, इंट्रोडक्शन से ही। ठीक है, बाद में फिर देखिए, बाद में ही अपने डायमेंशन शुरू करेंगे। देखिए इन्होंने हर हर उसके ऊपर सब हेडिंग दी हुई है, जो सब हेडिंग के ऊपर इन्होंने बॉक्स बनाया हुआ है। अब देखिए, अब आ जाइए बॉडी पार्ट के ऊपर। तो बॉडी पार्ट में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग उसके सब पार्ट्स बनाने हैं। ठीक है, अब जनरली 2 सब पार्ट बनते हैं, किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है 3 भी बन जाए, कहीं कहीं हो सकता है 1 भी बने। ठीक है, बट जनरली मैक्सिमम क्वेश्चन में 2 ही सब पार्ट्स बनते हैं, क्योंकि 2 पेज का होता है। 2 सब पार्ट्स आप बना दो, इंट्रोडक्शन लिखो, 2 सब पार्ट्स बनाओ, उसके नीचे कंक्लूजन, उसके ऊपर डायग्राम वगैरह आपको आता है तो डायग्राम बना देना। ठीक है, अब देखिए ट्राई टू राइट 4 to 6 पॉइंट्स अंडर ईच सब पार्ट। हर सब पार्ट में 4 से 6 पॉइंट्स आप लिख दीजिए, जितना भी आप उस समय रिकॉल कर पा रहे हो। ठीक है, और हर पॉइंट के नीचे आपको एग्जाम्पल डालना है, ये बहुत ज़रूरी है, ये सबसे ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं दिखाऊंगा एग्जाम्पल कैसे डाला जाता है हर पॉइंट के नीचे। हाँ, तो सब ये मैं आपको एग्जांपल्स आगे दूंगा टॉपर्स की कॉपी से। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि हाउ टू बिल्ड डायमेंशंस अंडर सब पार्ट। ठीक है, तो जनरली कोई क्वेश्चन आता है एथिक्स का, तो डायमेंशन सब पार्ट जो बनते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आप सब पार्ट बनाते हो, उसके जो कीवर्ड्स होते हैं उसमें जो लिखा होता है। अब आपने 2 सब पार्ट बना लिए, अब आप उसमें सब पार्ट के नीचे आपको 4 पॉइंट लिखने हैं। तो या 4 या 5 पॉइंट जो आप लिखोगे, वो लिखोगे आप क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से। डिमांड हमेशा एड्रेस होनी चाहिए। तो अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आप बनाओगे। जैसे सपोज कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्वेश्चन है, तो आप उसमें लिखोगे कि उसमें क्या फ़ायदे हैं, मतलब एज एन ऑर्गेनाइजेशन में उसके क्या फ़ायदे हैं। कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े जनरल क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए जनरल क्वेश्चन में ये रूल काफ़ी वर्क करता है, पेस्टल प्रिंसिपल वाला। ये एसए में भी यूज़ करता है, ये एथिक्स में भी यूज़ करता है। जैसे आप अलग पॉलिटिकल डायमेंशन लिखना है, इकोनॉमिक डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल, मतलब ये सब डायमेंशन आपकी एथिक्स में भी काम करती हैं, जो थोड़ा फिलोसफिकल टाइप क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या डायमेंशंस आप यूज़ कर सकते हो, जैसे इंडिविजुअल लेवल पे आप यूज़ कर सकते हो कि मतलब एज ए इंडिविजुअल, मतलब कोई क्वेश्चन आया जैसे इंटीग्रिटी के ऊपर, तो आप अपनी नॉर्मल पर्सनल लाइफ का एक पॉइंट दे सकते हो कि इंडिविजुअल्स के लिए इंटीग्रिटी इस वजह से ज़रूरी है। ठीक है, फैमिली के लिए इस वजह से ज़रूरी है, सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ज़रूरी है। तो ये 4 भी आपके डायमेंशंस बना सकते हैं।
इससे अलग जो एक डायमेंशन है जिसको बहुत लोग नहीं यूज़ करते लेकिन वो बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ की जा सकती है, वो है आईआर की डायमेंशन। और आईआर आप जीएस में बहुत पढ़ते हो और इसके जो रिसेंट एग्जांपल्स चल रहे होते हैं वो भी आपको याद होते हैं। तो एक डायमेंशन आईआर की भी बहुत सारी जगह यूज़ होती है। ठीक है, ये मैंने ज़्यादा क्या कॉपीज़ में देखा नहीं, लेकिन मैंने इसको इनकॉर्पोरेट किया था आईआर की डायमेंशन को, और ये काफ़ी हेल्पफुल है। अब देखिए एग्जाम्पल्स का क्या करना है। अब आप सुनते होंगे एग्जाम्पल्स में बहुत लोग बोलते हैं कि आपको आईएएस के एग्जाम्पल देने हैं, हर में आईएएस का नहीं इतने। ठीक है, आईएएस के एग्जाम्पल भी आपको देने हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स ही दो। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं और हर जगह पे आप एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल दे भी नहीं सकते हो। तो आपको एग्जाम्पल्स कैसे दें? आप बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिख सकते हो अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर। ठीक है, कोई नॉर्मल क्वेश्चन जैसे इंटीग्रिटी का ही क्वेश्चन है तो उसमें आपने लिखा इंटीग्रिटी पर्सनल लाइफ में इस वजह से ज़रूरी है। ठीक है, आपने एग्जाम्पल क्या दिया, नीचे आप लिख दो एग्जाम्पल कि रिलेशनशिप विद फैमिली एंड चिल्ड्रन। ये तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, लेकिन ये भी एक एग्जाम्पल है। जब इसको एग्जाम्पल लिखे आप अंडरलाइन करोगे ना, तो इसका भी रोल उतना ही है। ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, लेकिन ये भी आपको उतने ही मार्क्स देगा जितना किसी कोई आईएएस वाला एग्जाम्पल आपको मार्क्स दे रहा है। और इसके लिए आपको याद भी नहीं रखना ये पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल। ठीक है, एक तो ये एग्जाम्पल हो गए। दूसरे एग्जाम्पल देखिए, दूसरे आप हिस्ट्री से जुड़े हुए एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, जैसे आप सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए कोई करेज का क्वेश्चन है। ठीक है, कि करेज होना चाहिए, तो हिस्टोरिकल बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं करेज के। जैसे गांधी जी का सत्याग्रह हो गया, वो करेज का एग्जाम्पल है। बिरसा मुंडा का उलगुलान रिवॉल्ट हो गया, वो करेज का एग्जाम्पल है। तो हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स भी आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। ये सब आपकी जीएस की नॉलेज के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, बाकी बाकी जो अब आपने नोट्स बनाओगे, अब उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जांपल्स भी डालना थोड़े, जैसे डिफरेंट जो जो सक्सेसफुल ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो जैसे कि एक एग्जांपल आईएएस आर्मस्ट्रांग पामे, उन्होंने पीपल्स रोड बनाई मणिपुर में, वो बहुत अच्छा एग्जांपल है। डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स ये सब आपके नोट्स में होने चाहिए। ठीक है, और इन्हीं को आपको उस खुद से याद नहीं आएंगे कि दिमाग में ऐसे ही आ गए, ये आपके जब नोट्स में रहेंगे तभी आपको याद आएंगे। और जरूरी नहीं आप आईएएस के एग्जांपल से लिखो, बाकी सर्विसेज हैं, आईपीएस हो गया, और भी जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं किसी के भी आप एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, कोई रेलवे ऑफिसर हो गया, कोई भी हो गया, इवन जो क्लास सी क्लास डी, इनमें भी अगर कोई बहुत अच्छा ऑफिसर जिसने बहुत अच्छे से काम किया, इवन आप उनका भी एग्जांपल दे सकते हो, बिकॉज वो भी अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, कोई फेमस पर्सनैलिटी हो, किसी भी सेक्टर से हो, इवन प्राइवेट सेक्टर से किसी से भी हो, उसके आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, और सपोज आप बाकी अदर जीएस टॉपिक से, सपोज पॉलिटी से जुड़ी कोई चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी कोई चीज़ आ गई, तो आप उसमें लिख सकते हो एग्जांपल की सपोज आर्टिकल 14 इक्वालिटी देता है हमें। ये सब आप जीएस के टॉपिक से भी यूज़ कर सकते हो। बाकी जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, करंट अफेयर्स आप पढ़ के जाते हो जो बाकी जीएस के पेपर्स के लिए, वो भी बहुत बार यूज़ होते हैं आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये इतने सारे एग्जाम्पल हैं, इतनी सारी चीज़ें होंगी, तब आप अब मैं आपको कह रहा हूँ ना कि हर लाइन के नीचे आपको एग्जाम्पल लिखना है। तो हर लाइन के नीचे आप आईएएस का एग्जाम्पल नहीं लिख सकते, उसके लिए आपको पर्सनल लाइफ एग्जाम्पल भी यूज़ करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको हिस्ट्री के एग्जाम्पल भी यूज़ करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको ब्यूरोक्रेट्स के, पब्लिक सर्वेंट्स के, इनके एग्जाम्पल भी यूज़ करने पड़ेंगे, करंट अफेयर्स भी यूज़ करना पड़ेगा, जीएस के टॉपिक्स हैं ये भी यूज़ करने पड़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें मिलाओगे ना, तब जाके आपके एग्जाम्पल बैठेंगे। और यही सब एग्जाम्पल मिलके जो क्वेश्चन की डिमांड है उस हिसाब के एग्जाम्पल होंगे। ये नहीं कि क्वेश्चन की डिमांड कुछ और है और हमने तो 10 आईएएस के एग्जाम्पल रटे हुए हैं और हम हर क्वेश्चन के नीचे वही एग्जाम्पल लिखे जा रहे हैं। ये नहीं करना है, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम्पल्स देने हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको इस क्वेश्चन में समझाऊंगा। देखो, इन्होंने ये क्वेश्चन है क्वालिटी सर्विस डिलीवरी के ऊपर। ठीक है, तो इन्होंने डेफिनेशन लिख दी, क्वालिटी सर्विस डिलीवरी एसेंशियल फॉर, डेफिनेशन नहीं है, इंट्रो में लिखा है इन्होंने, इज एसेंशियल फॉर अपहोल्डिंग डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इन मॉडर्न डेज। ठीक है, इस पार्ट में हम इनका इंट्रो नहीं देख रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि इन्होंने देखो डायमेंशंस कैसे बनाई हैं अपनी सब हेडिंग्स के अंदर। तो देखो, इन्होंने पहली सब हेडिंग लिखी, येट क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी इज लो एज। ठीक है, अब देखिए सब हेडिंग इन्होंने लिखी, हम इनका कंटेंट नहीं देखेंगे, हम खाली इनका स्ट्रक्चर समझेंगे। अभी कंटेंट तो आपके पास होगा ही, जब आप अपने नोट्स बनाओगे तो कंटेंट तो आपके पास है ही, हमें समझना है मेन स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर ही है जो आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। अब देखिए, इन्होंने सब हेडिंग क्या की, बॉक्स में डाली। सबसे पहले देखिए, सब हेडिंग बॉक्स में डाल रखी है। अब देखिए, ये इन्होंने अभी यहाँ 4 पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए हर पॉइंट के नीचे एग्जाम्पल है, हर पॉइंट के नीचे एग्जाम्पल है। इसमें नहीं दे पाए, कोई नहीं, नहीं आया, इनको याद आया होगा, लेकिन इसमें इन्होंने 3 पॉइंट के नीचे एग्जाम्पल दिया है।
और देखिए एग्जाम्पल कैसे लिखा है, ये ईजी लिख के ट्राइंगल में डाला हुआ है। अब आप कॉपी देखो, कोई आप खुद सोचो, आप ये कॉपी देख रहे हो, आप कॉपी देख के सबसे पहले आपका जो ध्यान है ना वो इस पे जाएगा कि ईजी करके ट्राइंगल में डाला हुआ है। मतलब ये फोर्स कर रहे हैं एग्जामिनर को कि भाई पढ़ो तुम इसको, देखो मैंने कितने एग्जाम्पल लिखे हैं इस कॉपी में। इनको एग्जामिनर को देख के लगे कि हाँ 3 एग्जाम्पल लिखे हैं बंदे ने, ठीक है। और ये तीनों एग्जाम्पल देखो अंडरलाइन भी कर रखा है, यहाँ अंडरलाइन कर रखा है, ठीक है। आप हो सकता है कभी कभी अंडरलाइन ना भी कर पाओ, लेकिन देखो ईजी जो है ना और ये ट्राइंगल है, एग्जामिनर देख के ही समझ जाएगा कि हाँ भाई 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं यहाँ पे। और मेन मेन चीज़ों को देखो अंडरलाइन करते हुए भी चल रहे हैं, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, जितना आपसे मैक्स अंडरलाइन हो सके। ये नहीं कह रहा मैं पूरा ही अंडरलाइन कर दूँ, लेकिन जो कीवर्ड्स हैं ना उनको अंडरलाइन करते चलो। और एग्जाम्पल का जो ये वाली जो ट्रिक है ना, ईजी करके ट्राइंगल में डाल दो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे ई एक्स कर दिया, ई एक्स ईजी नहीं तो ई एक्स कर दो, ई एक्स करके गोले में डाल दो, ये भी एक अच्छी ट्रिक है। मैं ऐसे ही करता था, मैं तो ई एक्स करके गोले में डाल देता था, ठीक है। ऐसे कर दो। अब ये देखिए अगला 5वां पॉइंट लिखा इन्होंने, इसके नीचे फिर एग्जाम्पल है। इसके बाद इन्होंने दूसरी सब हेडिंग बनाई। अब क्योंकि इसमें 2 लाइन थी तो बॉक्स की बजाय से एक लाइन ऊपर खींच दी, एक इसके नीचे खींच दी, ये भी एक तरीके से बॉक्स ही हो गया सब हेडिंग में, ठीक है। अब देखिए दूसरी सब हेडिंग में फिर 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, और देखिए 5 पॉइंट के नीचे फिर से वही सिस्टम, फिर 5 एग्जाम्पल, ठीक है। अब एक बार बताओ, जब एग्जामिनर आपकी कॉपी देखेगा वो कहेगा इसमें हर पॉइंट, इस बच्चे ने हर हर पॉइंट के नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है और दूर से दिख भी रहा है, ठीक है। अगर आप नहीं भी पढ़ोगे ना इनकी कॉपी, तब भी आपको दूर से ये फोर्स कर रहे हैं कि देखो ये एग्जाम्पल है, और जो अच्छी चीज़ें वो अंडरलाइन भी है, एग्जाम्पल है अंडरलाइन भी है, अच्छी चीज़ें अंडरलाइन भी हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी डायमेंशंस बना, इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स लिखने हैं। अगर आप सिंपल लिखोगे ना कि हाँ भाई पहला पॉइंट लिख दिया एम्पैथेटिक सर्विस डिलीवरी, दूसरा सिंपल लिख दिया इनोवेशन ड्यू टू डेडिकेशन टू ड्यूटी, तीसरा लिख दिया फॉर्टिट्यूड इन सर्विस डिलीवरी, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपको एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे, ये मान लो आप, ठीक है। अब देखिए, अब सपोज कीजिए हर क्वेश्चन में तो आपको एग्जाम्पल नहीं आते होंगे, कहीं कहीं आपका कोई क्वेश्चन ऐसा भी फंस सकता है कि आपके पास एग्जाम्पल्स वगैरह नहीं है, और आपके पास जो मैटर है ना वो भी आपको लगता है कि मेरे पास उतना ज़्यादा कंटेंट है नहीं, कंटेंट मेरे पास थोड़ा सा कम है। तो अब देखिए इस ये वाला जो है इसमें पूरा पेज भरा हुआ है, ठीक है। तो ये भी मैंने एक टॉपर की कॉपी से ही देखा है। अगर आपके पास थोड़ा कंटेंट कम हो ना, वैसे इसको ज़्यादा यूज़ मत करना, जहाँ आप पे कंटेंट कम हो आप ये वाला डायग्राम भी यूज़ कर सकते हो। अब देखो इधर एक लिख दिया बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, अब इधर निकाल के ना ये इस तरह से लाइन बना के ऐसे पॉइंट्स बना डाले, ठीक है, 5-6 पॉइंट्स बना दिए। अब एग्जाम्पल नहीं है तो फिर आपको पॉइंट ज़्यादा ही करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको तो स्पेस कवर करना है। अब ज़्यादा पॉइंट्स कर दिए, लेकिन ये इन्होंने जो ये डायग्राम सा बनाया है ये इस तरीके से एरोज लगा के, तो ये भी थोड़ा सा इम्पैक्ट डालेगा। ये भी अगर आप सीधा लिखते ना इसको डायरेक्ट ऊपर बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2, तो उससे क्या होता है, देखो जितना एक तो ये स्पेस जो है ना ये कम होता, कम स्पेस में आता है ये, ठीक है। और दूसरा उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता ये अट्रैक्टिव भी जितना दिखेगा ना वो भी आपके मार्क्स से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। अब देखिए, अब सपोज कीजिए कि आप आपने एक डायमेंशन थी नहीं, क्वेश्चन ही इस तरह का कहा था कि आपके पास एक ही सब पार्ट बना, तब आप क्या करेंगे। मान लीजिए एक ही सब पार्ट बना, तो सबसे पहले तो आप कोशिश करेंगे जहां आप 2 सब पार्ट में 4 या 5 लिख रहे थे, अब आप इसमें क्या करेंगे, अब आप इसमें थोड़ी ज़्यादा लिखने की कोशिश करेंगे। अगर एक ही सब पार्ट है तो उसमें 7-8 इस तरह तक के आपके पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। लेकिन इन केस तब भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, तब भी मान लीजिए सपोज आपका जो दूसरा पहला पेज आपने भर दिया, दूसरा पेज आपने आधा भर दिया और उसके बाद आपका आधा पेज बचा हुआ है, तब आप क्या करोगे। तब देखो आप ये सब डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने टॉपर कॉपी से ही देखे हैं। और ये जो डायग्राम है ना ये देखना बहुत मुश्किल डायग्राम्स नहीं है, ये बहुत सिंपल डायग्राम है। दो वैल्यू लिख दिया, ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट, डेमोक्रेटिक माइंडसेट। अब इन दोनों को बीच में जहाँ ये इनका इंटरसेक्शन है वो दिखा दिया, होलिस्टिक कॉम्पिटेंस ऑफ सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन के हिसाब से इन्होंने लिखा है। अब ये जो 2 चीजें होंगी ना, ये इन्होंने ऐसा नहीं है, ये इन्होंने इनके पॉइंट्स में भी आ गई होंगी। देखो इन्होंने टोटल 8 पॉइंट्स लिखे हैं, तो इनके पॉइंट्स में भी आ गई होंगी ये चीजें। तो जो चीज आप पॉइंट्स में लिख रहे हो उसी चीज को उठा के डायग्राम में डाल दो, ये आपका देखो देखने में कितना सुंदर लगेगा, आपको अच्छे मार्क्स देके जाएगा ये इस तरीके से। अब ये देखिए, ये भी ये भी एक टॉपर की कॉपी से ही लिया है मैंने। अब देखिए ये अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी, बीच में इंटरसेक्शन और गुड गवर्नेंस। अब ये देख लीजिए, ये कोई मुश्किल चीज़ है नहीं, लेकिन एक बंदा सिंपल लिख रहा है, एक बंदे ने उसी के नीचे डायग्राम बनाया
और ये इंटरसेक्शन दिखाया और नीचे लिख दिया गुड गवर्नेंस। ठीक है, अब ये आपको आधा नंबर दे जाएगा। तो ये सब टैक्टिक्स आपको यूज़ करनी पड़ेंगी, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए ये डायग्राम, ये सब डायग्राम जो है ना, ये आप बॉडी के बाद लिख सकते हो, ये काफ़ी अच्छे डायग्राम्स हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन होगा कि प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ ये दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं। तो इन्होंने लिख दिया मोरालिटी इन पब्लिक लाइफ, मोरालिटी इन प्राइवेट लाइफ और मोरालिटी इन पब्लिक लाइफ। अब दो एरो दिखा दें कि एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ये कितना इजी एग्जांपल है, इसके लिए आपको ऐसे थोड़ी बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है, बस बनाना है। मेन चीज़ है कि आपको लिखनी है चीज़ें, आपको अपना, यदि आपने अपना स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया ना, अच्छा स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया आपने, डायग्राम्स डेवलप कर लिए कि मैं इस तरीके के डायग्राम्स बनाने हैं मुझे कुछ एग्जाम में, तो आप उसमें बहुत बड़ा कंटेंट भी नहीं लिखेंगे ना, बहुत सिंपल बेसिक चीज़ें भी लिखेंगे, तब भी वो इम्पैक्ट डालेगा, तब भी आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला, ये लिख दिया इन्होंने एक, ये इस तरीके के डायग्राम है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन प्लस पीपल पार्टिसिपेशन इक्वलेंट टू गुड गवर्नेंस। ये तो आप हर क्वेश्चन में, अब आप हर क्वेश्चन में ये तो नहीं कर सकते ना कि एक में भी यही बना दिया, दूसरे में भी यही बना दिया और बीच में जो आया वो लिख दिया। नहीं, कहीं जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में ऐसे करो। अगले मान लो एक क्वेश्चन में आपने ये वाला डायग्राम बना दिया, ठीक है, अगले क्वेश्चन में आके आप ये वाला बना दो, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन प्लस पब्लिक पार्टिसिपेशन इक्वल टू गुड गवर्नेंस। ठीक है, ये इस तरीके के डायग्राम मतलब आप क्वेश्चन के हिसाब से बनाने हैं। ये तो बस मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ कि इस तरीके से बॉक्स के अंदर लिख के ऐसे आगे लिख दो गुड गवर्नेंस। ठीक है, सिंपल चीजें हैं, बट किस तरीके से उनको इम्प्लीमेंट करना है ये आपको सीखना है। अब देखिए अगला, अब इन्होंने लिख दिया कि अब ये कोई क्वेश्चन होगा, अब इन्होंने लिख दिया पीस एंड नॉन वायलेंस, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, कॉपरेशन, ट्रुथ। आगे चल के क्या इनसे क्या बना, बोथ रूट कॉज ऑफ कोविड-19 एंड फाइंडिंग क्योर एड्रेस्ड। अब आप देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी एक तरीके का डायग्राम है कि तीन चीजें हैं, उससे क्या होगा, तो 3 पॉइंट लिख दो और उससे आगे ये बना दो। ये जो है ना, ये आपको पॉइंट लिखते, जब आप पॉइंट लिख रहे होंगे ना, तभी आप उनमें ये सब चीजें डालते ही चल रहे होंगे। आपको तभी पॉइंट लिखने के बाद ही समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में ये सब चीजें थी, 3 चीजें लिख दी, बना दिया आगे डायग्राम, बस। अब अगला देखिए, ये भी बहुत अच्छा डायग्राम है। ठीक है, जब सपोज कीजिए कि मान लो आप एक डायमेंशन आपने कवर की, जैसे सपोज अब ये है पोस्ट रिटायरमेंट जॉब होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये क्वेश्चन होगा। तो इन्होंने ऊपर समझा भी दिया होगा ये सब चीज़ें, दो इन्होंने बनाई होंगी डायमेंशन, एक में लिखा होगा कि उसके होने से क्या फ़ायदे हैं और एक लिखा होगा उसके होने से क्या नुकसान है। अब नीचे उसको समराइज कर दो, ये बना के पोस्ट रिटायरमेंट जॉब ट्रायंगल में एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। एक तरफ लिख रहे हैं कि यस, कि अगर है तो उससे क्या होगा, लिख दिया क्वेश्चन टू इंटीग्रिटी लैक ऑफ ट्रस्ट ऑफ पब्लिक, और लिख दिया नो, अगर नहीं है तो क्या होगा, गुड गवर्नेंस ट्रस्ट मेंटेन। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा डायग्राम है जो आप उसमें अपना यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए आगे, इसमें भी इन्होंने ये डायग्राम यूज़ किया है। इसमें इन्होंने क्या बोला, ट्राइंगल कह रहा हूँ सॉरी, इसमें इन्होंने डाला ये जो इन्होंने ये स्क्वायर टाइप बनाया है, इसमें डाला सक्सेस विद एथिक्स। ठीक है, अब एक है यस, एक है नो। ठीक है, अब सक्सेस विद एथिक्स यदि मिल रही है तो क्या होगा, सस्टेनेबल सक्सेस है, पीस इन सोसाइटी। ठीक है, अगर नहीं है तो क्या, अनसस्टेनेबल सक्सेस और डिसहार्मनी इन सोसाइटी। बस ये सिंपल है, बस इस तरह का बनाओ और आगे लिख दो, ये देखने में अच्छा लगेगा, आपको मार्क्स दे के जाएगा आगे। ठीक है, ये डायग्राम हो गए। अब देखिए आगे, अब सपोज करो आपको वे फॉरवर्ड देना है, तो वे फॉरवर्ड भी आप दे सकते हो। वे फॉरवर्ड ऐसे गोला बना दो, सॉल्यूशंस फॉर प्रॉपर्टी, 5-6 पॉइंट जो आपको याद आ रहे हैं वो सब लिख दो। अब ये सब जो है ना, ये सब चीज़ें आपकी प्रेजेंटेशन को इंक्रीज करेंगी, जब प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाएंगी, दिखने में बेहतर बनाएंगी। ठीक है, अब देखिए कंक्लूजन। अब आपको कंक्लूजन में क्या करना है, कंक्लूजन एक तो जो क्वेश्चन में आपसे बातें पूछी गई हैं, ठीक है, वो चीज़ें आपने बॉडी में लिखी, एक लाइन तो आप क्या करो, उसी से जो क्वेश्चन की डिमांड है उसी के हिसाब से एक लाइन लिख दो। ठीक, उसके बाद आपको अगर कोई कोट आती है, अगर आपको याद आ रही है तो आप उसको कोट लिख दो। वो कोट जो है ना, वो आपको एग्जामिनर एंड में जाते आते ना आपको मार्क्स दे जाएगा वो कोट देख के। ठीक है, और कोट देख के अंडरलाइन जरूर कर देना उसको। और यदि कोई फिलोसोफर का नाम लिख रखा है उसमें, तो फिलोसोफर का नाम लिख के उसको ऐसे कर देना, बॉक्स में डाल देना। ठीक है, अब एग्जामिनर जाते आते ना मजबूर हो जाएगा आपको आधा नंबर ज़्यादा देने के लिए, और सब आधे आधे नंबर का खेल है हर क्वेश्चन में।
अब आपने इसको बॉक्स में डाल दिया। अब इसका देखो, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन था, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस प्लेज ग्रेट रोल इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस। ये कंक्लूजन लिख रहा हूँ। फिर एंड में लिख दिया अकॉर्डिंग टू डेनियल गोलमैन देयर इज 80% EQ एंड 20% IQ's रोल इन अ पर्सन सक्सेस। तो देखो, जब एग्जामिनर एंड में इसको पढ़ेगा ना, डेनियल गोलमैन, और इसने बातें लिख रखी हैं इन सब चीज़ों से, तो आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको रोक ही नहीं सकता कोई। तो बस इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो मेन काम, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर डेवलप करो कि स्ट्रक्चर मुझे ऐसे ही रखना है। और जो आप नोट्स बनाओ, नोट्स में ये सब चीज़ें डालो। ये सब चीज़ें ना आपको खुद से याद नहीं आएंगी। ये सब चीज़ें आपके नोट्स के जो जो टॉपिक्स हैं, जैसे इंटीग्रिटी है, तो उसके नीचे आप एग्जाम्पल भी उसकी डेफिनेशन डालो, उसके एग्जाम्पल्स डालो, उससे रिलेटेड कोट्स भी डालो। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। यही चीज़ें हैं जो आपको मार्क्स देके जाएंगी, ठीक है। सो थैंक यू गाइज। मैं अगली ये इसमें मैंने खाली क्वेश्चन एथिक्स में जो पहले जो 13 क्वेश्चन आते हैं मैंने वो कवर किए हैं। अगली जो मैं वीडियोस बनाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा आपको कि केस स्टडीज कैसे करनी चाहिए। सो ओके, थैंक यू गाइज।